नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हमारी पिछली बात जो हुई थी वो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण को लेकर थी। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण को हम पढ़ रहे थे, हम समझे थे। हम लोगों ने बात की थी कि जबरदस्त भौतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के भारत की यह एक विशेषता है। एक जबरदस्त उथल पुथल का माहौल, और उथल पुथल का माहौल भी कैसा, तो कहते हैं बौद्धिक रूप से। इसमें हम लोगों ने चर्चा की, हमने बात किया कि धार्मिक से क्या तात्पर्य है, सामाजिक से क्या तात्पर्य है और पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है। हम लोगों ने कहा था कि पुनर्जागरण ये जो शब्द है ना, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी आपको दिखाई पड़ता है पुनर्जागरण। ठीक, तो विश्व का संदर्भ से अलग भारतीय संदर्भ में भी इसे हम मानते हैं कि फिर से जागना। और फिर से जागना कहने का तात्पर्य कि कभी ऐसा नहीं था कि नींद से जागना। एक युग था, एक समय था, एक परिस्थिति थी जब हम काफी धार्मिक रूप से तार्किक थे। हमने धर्म को माना, उसके अच्छे गुणों को लिया, लेकिन समय के साथ आडंबर और कुरीतियों से वो घिर गया और हमारा समाज भी चूंकि उसके आवरण में था अतः वह भी गिर गया। और ये कुरीतियां या जो आडंबर या जो कर्मकांड जो उपस्थित थे जो धर्म में, ये हम सामाजिक लोगों में से कुछ विशेष लोगों के द्वारा गढ़े गए थे सिर्फ अपने फायदे के लिए। और वो फायदा बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि उससे भारतीय समाज क्या होने लगा, जीर्ण शीर्ण होने लगा। क्योंकि एक वर्ग को फायदा पहुंचाने में बाकी अन्य वर्ग क्या हो गए, हाशिए पे जाने लगे। फिर पाते हैं कि जब ब्रिटिश शासन शुरू हो रहा है तो उस समय कुछ बुद्धिजीवी भारतीयों को ये लगने लगा कि आखिर हम क्यों किसी के गुलाम हो गए। अपनी अंतरात्मा, अपने अंदर देखने की जो क्षमता आई, वही पुनर्जागरण है। अपनी कुरीतियों को अपने विवेक से टटोलना, जो धार्मिक कुरीतियां, जो धार्मिक आडंबर हैं, उन्हें अपने विवेक से उनको टटोलना और अपने विवेक से उन्हें की सफाई करना। इस क्रम में हम लोगों ने कुछ विद्वानों का नाम लिया था, जिसमें पहला विद्वान मैंने कहा था राजा राम मोहन राय। जब राजा राम मोहन राय की मैं बात करता हूं तो मैंने कहा था कि बड़े ही बहुभाषाविद और बहुप्रतिभा के मालिक है। हमने बताया था कि बहुत कम समय, बहुत छोटी अवस्था में, महज 15 वर्ष की अवस्था में एक व्यक्ति एक आलेख लिखता है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध करता हुआ प्रकट होता है। अपने पिता के क्रोध का भाषण शिकार होता है और पुनः अपना घर उसे छोड़ना पड़ता है। इस दौरान वह नेपाल की तरफ जाता है और वहां भी जाकर कुछ बेहतरीन चीजों से उसका पाला पड़ता है और वहां भी वो कुछ एक अच्छी भाषा, एक संस्कृति को ग्रहण करते हैं। बाद में विलियम डिग्बी की सेवा में आते हैं, वहां भी वो एक अंग्रेजी भाषा से परिचित होते हैं। इस तरीके से हम पाए कि उन्होंने कई भाषा का जानकारी प्राप्त किया। हमने कहा भी कि राजा राम मोहन राय को राजा क्यों कहा गया, तो हमने उसके पीछे भी बताया कि अकबर द्वितीय के द्वारा उनको राजा की उपाधि दी गई है। एकमात्र भारतीय धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण का एकमात्र नेता जिसे राजा कहकर संबोधित किया गया। ठीक, तो जहां हम थे उसकी बात सबसे पहले करेंगे, यानी कि हम सबसे पहली बात धार्मिक या सामाजिक पुनर्जागरण में जो सबसे पहली बात होगी हमारी, वो किसकी होगी? कभी कभी हैंग की स्थिति आने लगती, लगता है कोई नहीं। देखते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जब हम देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने कुछ बातों को किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधारण जो आंदोलन है इनका प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता या नव प्रभात का तारा भी कहकर इनको संबोधित किया गया। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनके विचार हैं
वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने, ये पहले भारतीय हैं जो भारतीय कुरीतियों के प्रति सोचना शुरू किए। उसमें सामाजिक बदलाव की जरूरत को उन्होंने महसूस किया, और न केवल महसूस किया बल्कि उस दिशा में कदम भी उठाए इन्होंने। हमने कहा था कि जब नेपाल की यात्रा पे थे तो बौद्ध दर्शन का ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। बौद्ध दर्शन, संस्कृत, हिब्रू, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी भाषाएं, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये तमाम भाषाएं क्या हैं, इनको आती हैं। हमने कुछ संस्थाओं का भी नाम लिया था कि इनके द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। फिर हमने बात किया था कि 1828 में ब्रह्म समाज गठित हुआ। ब्रह्म समाज के कार्य क्या थे, हमने उसको भी देखा था। ब्रह्म समाज की जो अवधारणा में जो शामिल है, एकेश्वरवाद की जो बात की गई, आस्तिकता और आचार संबंधी बातों पर जो बल दिया गया, हमने उसको भी समझा था। ठीक है, फिर राजा राम मोहन राय ने, अगर देखें, बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, ये वो कुरीतियां हैं जिनके खिलाफ वो खड़े हैं उस कालखंड में। यानी कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इसके अलावा स्त्री शिक्षा के कट्टर समर्थक, कि स्त्री को भी क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। ठीक, और इससे आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि राजा राम मोहन राय स्त्री हो या पुरुष, दोनों को शिक्षा की सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि वो दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। यानी कि इन्होंने स्त्री और पुरुष के आधुनिक शिक्षा पे बल दिया। कहा कि शिक्षा तो होनी चाहिए, पर वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए। फिर हमने कहा आपसे कि डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है,
और यही नहीं, 1825 में हम पाते हैं कि वेदांत कॉलेज की स्थापना। अब हमने कहा कि राजा राम मोहन राय ने शिक्षा पर बल दिया और स्त्री शिक्षा के क्या है, कट्टर समर्थक हैं। और मैंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इस क्रम में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ताकि दोनों को क्या मिल सके, आधुनिक शिक्षा मिल सके। ठीक, और ये दोनों ही जगह आधुनिक शिक्षा क्या की जाती थी, प्रदान की जाती थी। ठीक, दूसरी चीज, इनके समय में ये सती प्रथा एक बृहद समस्या थी। सती प्रथा की अगर हम बात करें कि सती प्रथा कब चलन में आई, तो हम पाते हैं कि सती प्रथा मौर्योत्तर काल में दिखाई पड़ती है। ठीक, लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अगर हम पाए तो गुप्तों के समय एक अभिलेख है जिसमें एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि भक्तानुरक्ता प्रिया चकांता भर्या वलंगानुगत्ताग्निराशि। ये एक ऐसी प्रथा जिसमें एक स्त्री अपने पति के मृत्यु के उपरांत क्या करती है, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। राजा राम मोहन राय काल में यानी 19वीं शताब्दी में हम पाते हैं कि सती प्रथा भारत की एक ज्वलंत समस्या है। क्या करती है, एक ज्वलंत समस्या। 19वीं शताब्दी की राजा राम मोहन राय ने इस समस्या को समाप्त करने की ठानी। इस क्रम में उन्होंने सती प्रथा का जगह जगह पे क्या किया, विरोध किया। साथ ही इनके परिवार में भी जब इस तरीके की घटना घटी तो वहां भी उन्होंने इसका विरोध किया। समाज में घटित हुआ वहां भी इन्होंने विरोध किया और कहा कि यह एक घृणित प्रथा है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक, इस क्रम में हम पाते हैं कि राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेज गवर्नर जनरल के साथ सहयोग लिया। नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आया 1829 में, तो 1829 में हम पाते हैं कि सती प्रथा के विरुद्ध एक नियम बनाया गया और सती प्रथा को क्या किया गया, सरकार के सहयोग से 1829 में बंद कर दिया गया। तो यहां लिख लेंगे करा दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया, बंद करा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब सरकार का सहयोग करके राजा राम मोहन राय ने 1829 में इस घृणित प्रथा को बंद कराया था, तो कुछ भारतीयों के द्वारा राजा राम मोहन राय का भी विरोध किया गया था और इस प्रथा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंटरफेयर किया था उसका भी विरोध किया गया था। ठीक, और वो किसके नेतृत्व में था वो भी अभी आगे बताएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, अपने से ढूंढने का एक बार प्रयास करेंगे कि आखिर वह कौन व्यक्ति था जिसने राजा राम मोहन राय का इस मुद्दे पे क्या किया, विरोध किया। और सरकार का भी उसने विरोध किया कि हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रही है गवर्नमेंट, हस्तक्षेप कर रही है। ठीक, दूसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सती प्रथा को जब उन्होंने बंद कराने का प्रयास किया था, इस क्रम में उनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुद की, उसमें कई ऐसे आलेख थे या लेख लिखे गए थे इनके द्वारा जो सती प्रथा के विरुद्ध थे। तो उसको भी एक जगह नोट कर लीजिएगा कि संवाद कौमुदी में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध क्या किए, कई आलेखों को लिखा
जिसमें सती प्रथा का वो विरोध करते हुए नजर आते हैं। ठीक, क्योंकि कई बार यही पूछ लेता है कि उनके किस आलेख में सती प्रथा का विरोध किया गया है। ठीक है, तो वह भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज, हम लोगों ने इनकी शिक्षा की बात कर ली, रूढ़िवादिता पर जो इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है उसकी भी बात किए। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक, ये भी उतनी ही जरूरी बात है, क्योंकि इनके मूल में तो यही था कि स्वतंत्रता। इस चीज का उदाहरण मिलता है कहां से, उसको समझे जाने की आवश्यकता है कि राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक हैं, तो कैसे? 1821 में नेपल्स की जब क्रांति हुई और क्रांति जब विफल रही तो विफलता से काफी दुखी हो जाते हैं। वहीं 1823 ईस्वी में जब स्पेनिश क्रांति अमेरिका में सफल रही तो उन्होंने इस खुशी को व्यक्त करने के लिए सामूहिक भोज दिया। ठीक, जिससे यह पता चलता है कि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, जो उनकी अवधारणा थी, वो स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के रूप में अत्यधिक झुकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, 1823 ईस्वी में जब एडम्स का एक प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता को जब हनन हुआ, 1823 में क्या किया गया था? एडम्स के द्वारा एक प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया और उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का ही क्या किया गया? हनन किया गया। इसके विरोध में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारिकानाथ टैगोर को लिया गया साथ और उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई कि कैसे आप प्रेस की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। यानी कि जो कलकत्ता में उस समय उच्चतम न्यायालय था, वहां पर राजा राम मोहन राय द्वारिकानाथ टैगोर को लेते हैं और कहते हैं कि ये 1823 का जो एडम्स के द्वारा जो प्रेस अध्यादेश जारी किया गया है, ये प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटता है, अतः उच्चतम न्यायालय सही निर्णय दे। ये वो उदाहरण है जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता के कितने हिमायती थे। ठीक, दूसरी चीज, अठारह सौ 27 ईस्वी में इन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया। अब जूरी एक्ट में क्या था? जूरी एक्ट में धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों में जो विभेद हो रहा था, क्या हो रहा था? जो विभेद किया गया था उसी का इन्होंने विरोध किया। यानी कि यहां लिखेंगे कि राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय पहली चीज हमने कहा फिर हमने कहा कि 1823 में
इसके अलावा 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश का विरोध। एडम्स के प्रेस अध्यादेश। ठीक। इसके अलावा अगर हम जाएं तो 1827 में जूरी एक्ट का विरोध। किसका? यहां लिख लेते हैं 4 नंबर डाल के। जूरी एक्ट का विरोध। ठीक। विस्तार देने के लिए और कुछ, राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक। कैसे? हमने कहा 1821 में नेपल्स की क्रांति से दुखी हो जाते हैं। 1823 में जब स्पेनिश क्रांति जब अमेरिका में सफल रहती है तो खुश होकर सबको भोज देते हैं। 1823 में जब हम पा रहे हैं कि एडम्स का क्या रहा है, प्रेस अध्यादेश आ रहा है, तो उस प्रेस अध्यादेश का भी ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं और कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? गला घोट रहा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। और उसके खिलाफ द्वारकानाथ टैगोर को लेते हैं और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में क्या करते हैं? उसके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए 1823 में एडम्स का जो प्रेस अध्यादेश है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं। मुकदमा जब अध्यादेश को जब खारिज कर दिया गया वहां से, तो प्रिवी काउंसिल फिर गए, बोले छोड़ूंगा नहीं। प्रिवी काउंसिल में जाके फिर उसको उन्होंने ठीक कराया था। साथ ही 1827 ये जो जूरी एक्ट है इसका विरोध करते हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक या हिमायती के रूप में ये नजर आते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय जो पत्रकारिता है उसका भी अग्रदूत के रूप में देखा जाता है, या उनके अग्रदूत थे ऐसा कहा जाता है। तो लिख लेंगे भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। क्या है? भारतीय पत्रकारिता के क्या है? ये अग्रदूत हैं। ठीक है। अब इन्होंने इनको पत्रकारिता में ऐसा क्या किया जिसके लिए कहा जाए कि ये भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। ठीक। जरा इसको हटाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में। ठीक। कैसे अग्रदूत हैं? तो कहीं इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन्होंने स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन भी किया था। बांग्ला व्याकरण का संकलन, देखिए कितने प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं ये। बांग्ला व्याकरण का संकलन यानी कि इनके द्वारा ही बांग्ला भाषा का जो विकास शुरू हुआ। तो बांग्ला भाषा का जो व्याकरण था वो राजा राम मोहन राय ने तैयार किया। ठीक है। और इन्होंने 1800
21 ईस्वी में एक बंगाली पत्रिका निकाली थी, नाम था संवाद कौमुदी। क्या था? संवाद कौमुदी। यानी कि 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन, ठीक। साथ ही 1822 ईस्वी में इन्होंने एक फारसी में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, ठीक है। साथ ही और ये कहीं कहीं डेट 22, कहीं कहीं 23, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 22 ही है, ठीक है, उसी को रखिएगा। 1822 में ही इन्होंने फारसी भाषा के मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। क्योंकि जो सतीश चंद्र मित्तल की किताब है वहाँ और टीजीटी या पीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ एक अलग ही मान्यता है, या स्टेट पीसीएस में जो है वो एक अलग है। यानी कि स्टेट पीसीएस वाला 1822 मानता है, बाकी जो है टीजीटी पीजीटी वाले जो छोटे एग्जाम वाले हैं वो 1823 मानते हैं। तो वो अपना विवाद है। तो 1822 ही इसको लेके चलेंगे कि 1822 में ही फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। हाँ, ध्यान रखेंगे कि संवाद कौमुदी है, ये पूछे कि किस भाषा में है, तो ये बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा, ध्यान रखना है कि बांग्ला भाषा में, ठीक है। फिर जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि एक अंग्रेजी की पत्रिका भी प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा, नाम था ब्रह्मानिकल मैगजीन। क्या नाम था? ब्रह्मानिकल मैगजीन। तो अंग्रेजी भाषा की एक पत्रिका ब्रह्मानिकल मैगजीन में इनके द्वारा क्या की गई? प्रकाशित की गई, ठीक है। फिर हमने कहा ये राजा वाली बात किसके द्वारा? अकबर द्वितीय। अपना राजदूत बना के भेजा था इनको, राजा की उपाधि दिया, बोला जाइए हमारा राजदूत बन के जाइए। और मुगल दरबार की ओर से इनको क्या किया गया? इंग्लैंड भेजा गया। किस काम के लिए भेजा गया? ध्यान रखिएगा, किस काम के लिए? तो बादशाह की पेंशन की बात करने के लिए, बादशाह के दूत के रूप में ये थे, ठीक, कि भाई पेंशन बादशाह का क्या होगा या किस प्रकार चलेगा। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से क्या हुए? इंग्लैंड पहुंचे। ध्यान रखिएगा, इस क्रम में यानी समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यही 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, ये चूंकि इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में।
ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे ब्रह्म समाज के विकास को देखते हैं कि ब्रह्म समाज जो था, राजा राम मोहन राय की पूरी वृतांत रहा। अब राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ईसाई मशीनरियों की तर्ज पर उन्होंने एक मिशन के रूप में एक समाज को गठित करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है, ताकि धार्मिक कुरीति या सामाजिक कुरीतियों से क्या किया जा सके, लड़ा जा सके। इस क्रम में हम पाते हैं कि जब राजा राम मोहन राय के 1830 में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में जो ब्रह्म समाज था वो चलाने की जिम्मेवारी आई। क्योंकि 1830 में क्या थे, ये इंग्लैंड चले गए थे। कब गए थे, यहां लिख लीजिएगा, 1830, ठीक है। और ब्रह्म समाज के कार्य का जो संचालन आया, वो जिसके जिम्मे आया, उस व्यक्ति का नाम था आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक। अपने समय के राजा राम मोहन राय के बाद पाया जाता है कि ये उतने ही विद्वान व्यक्ति हैं। जिस तरीके के राजा राम मोहन राय थे, उसी तरीके के विद्वान आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश भी हैं, ठीक। 1833 में इनकी मृत्यु के बाद इसका नियंत्रण जो था वो द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया, द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में। 1843 में का जो समय आया, तो उस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, या 1843 में कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। और इसके पहले जब ये ब्रह्म समाज की मतलब उससे जुड़े 1842 में, उसके पहले ही 1839 में हम पाते हैं कि इनके द्वारा एक तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, तो ये द्वारिकानाथ टैगोर के ही क्या है, पुत्र हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। फिर हम पाते हैं इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। तो आते हैं, इसको हटाते हैं सीधा, पहले ब्रह्म समाज के विकास क्या है, ब्रह्म समाज कौन है, भारतीय ब्रह्म समाज क्या है, साधारण ब्रह्म समाज, और इस तरीके का अंतर क्यों है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि साधारण ब्रह्म समाज का क्या तात्पर्य है, या भारतीय ब्रह्म समाज का क्या तात्पर्य है, या आदि ब्रह्म समाज का क्या तात्पर्य है। ये इन बातों को ब्रह्म समाज के विकास में देखेंगे। ब्रह्म समाज का विकास 1830 यहां दिया भी गया है, और जो पिछले स्लाइड हैं उनको हम करते चले गए कि वेदांत सोसाइटी या आत्मीय सभा, उन सबको हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं कि सर ने स्लाइड हटा दिया, नहीं, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज का विकास, तो ब्रह्म समाज के जो विकास को हम देख रहे थे, तो हमने कहा कि राजा राम मोहन राय 1830 में कहा चले जाते हैं, इंग्लैंड। लेकिन 1833 में राम मोहन राय की मृत्यु के बाद
कौन करेगा? तो हमने कहा कि इसका कार्य संचालन अब कौन करेंगे? द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है, 1843 में इसका संचालन अब द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके हाथों में आ जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में। इसके पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर क्या है? 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा, 1839 में ही इसको ज्वाइन करने से पहले ही, ब्रह्म समाज को ज्वाइन करने से पहले ही एक तत्वबोधिनी सभा स्थापित कर चुके थे। मासिक पत्रिका इनके द्वारा न केवल तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई, बल्कि उसके लिए एक मासिक पत्रिका का भी ये क्या करते थे? प्रकाशन करते थे। और उस मासिक पत्रिका का नाम भी तत्वबोधिनी था। किया जाता था। ठीक है, क्या किया गया? एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया जिसे तत्वबोधिनी कहा गया, और एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई कब? 1839 में। और 1843 में क्या करते हैं? ये ब्रह्म समाज का जो संचालन शुरू करते हैं। कब? ब्रह्म समाज का, ध्यान रखिएगा, 1843 में इसका संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इससे हम आगे की बात कर लें। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि यहीं पे तत्वबोधिनी जो सभा है इसको भी समझ लेना है। कभी कभी क्या करता है कि तत्वबोधिनी सभा से संबंधित कई बार सवाल पूछ लिए गए कि जो तत्वबोधिनी सभा थी इसके सदस्य कौन कौन थे। तो हम पाते हैं कि उस समय बंगाल के जो बेहतर बुद्धिजीवी हैं वो तत्वबोधिनी सभा में उपस्थित दिखाई देंगे। जैसे इसी सभा के एक सदस्य के रूप में राजेंद्र लाल मिश्र का नाम मिलेगा आपको, अक्षय कुमार दत्त का नाम मिलेगा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम मिलेगा कि ये तत्वबोधिनी सभा से क्या थे? ये लोग जुड़े हुए थे, उसके सदस्य थे, और इसके साथ जुड़कर क्या कर रहे थे? एक त्वरित रूप से कार्य समाज या सामाजिक सुधार का इनके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि ये इनके अन्य सदस्यों में या उनके समय समाज सुधारक में या समाज सुधारक के रूप में तत्वबोधिनी के अन्य सदस्य थे राजेंद्र लाल मिश्र, अन्य सदस्य में इसके राजेंद्र लाल मिश्र और अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार तो सबको ही मालूम होगा, अक्षय कुमार दत्त थे, और एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको भी स्थान दे दीजिएगा यहीं पर कि अन्य सदस्य में, मतलब तत्वबोधिनी सभा के अन्य सदस्य थे उस समय के राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, चूंकि ज्वलंत जो सामाजिक मुद्दे हैं इनका भी स्थान वहां है, इन्होंने भी सुधार प्रक्रिया में काफी हिस्सा लिया है। ठीक है, अब ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने के बाद हम पाते हैं कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने कुछ निर्णय लेने शुरू कर दिए। ठीक है, इनका उद्देश्य ब्रह्म समाज को ईसाई और कर्मकांडवाद जो था उन दोनों के प्रभाव से बचाना था। ठीक,
तो इनका उद्देश्य लिख लेंगे। नेतृत्व करने के बाद पहला काम कि ईसाई धर्म क्या करना, ईसाई और कर्मकांडवाद के प्रभाव से बचाना। इन्होंने ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में जो व्याप्त कर्म कांड था, उन दोनों से या उन दोनों के प्रभाव से इन्होंने क्या किया, बचने का प्रयास किया। यानी कि इन दोनों को इन्होंने रखा प्रायोरिटी पे कि कुछ भी हो इनके प्रभाव से हमें क्या रहना है, बचे रहना है। चूंकि ये उस विचारधारा के प्रेरक थे जिस विचारधारा के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय थे, एकेश्वरवाद। तो इन्होंने भी एकेश्वरवाद पे एक आलेख प्रस्तुत किया है और अपने समय काल में हम पाते हैं कि इन्होंने एकेश्वरवाद संबंधी 2 जिल्दों को प्रकाशित कराने का कार्य किया था और 1856 ईस्वी में ये पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। 1856 में जब ये पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं संन्यास ग्रहण करके, कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व उसके बाद जिसके पास आता है उस व्यक्ति का नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था, केशव चंद्र सेन। यानी अब यहीं से केशव चंद्र सेन के द्वारा इनका नेतृत्व किया जाएगा। अब जरा राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को भारत के बृहद स्तर तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन की क्या स्टोरी है, उनके चरित्र से कहां कहां से सवाल आते हैं, उनकी क्या कमियां रहीं और उनके क्या विशेष पक्ष रहे, उस दोनों की बात कर लेते हैं। केशव चंद्र सेन अपने मूल में एक उदारवादी नेता, कैसे कहते हैं, उदारवादी विचारों से उन्होंने आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। इनके समय में ब्रह्म समाज की जो शाखाएं थी न केवल बंगाल बल्कि बंगाल में हम पाते हैं कि 1865 तक अकेले सिर्फ बंगाल में 65 शाखाएं थी। 1865 में जब इन्होंने कमांड लिया था, कब कमांड ले लिया था, हमने कहा 1856 में ही कमांड ले लिया। अब इनको जरा हटाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। केशव चंद्र सेन 1865 लिखा हुआ है यहां, ठीक। ध्यान रखेंगे कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, यह एक तिथि मात्र है, ठीक। इस तिथि का महत्व हम बताएंगे भी आपको। आपने सोचा कि क्यों काट दिया, मैंने कहा कि केशव चंद्र सेन अपने उदारवादी विचारों से क्या करेंगे, ये तो हम कहेंगे आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि जब इन्होंने कमांड लिया तो बंगाल से बाहर भी ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित हुई। जैसे कहां कहां स्थापित हुई, सवाल ये भी तो है कि बंगाल से बाहर तो ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित हुई, लेकिन कहां हुई, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, कहां कहां,
उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, यहाँ क्या होती हैं? स्थापित होती हैं। 1865 में ही अकेले हम जानते हैं कि बंगाल में केवल 65 शाखाएं, 1865 में केवल बंगाल में 65 शाखा। अब सिर्फ बंगाल में केवल 65 शाखा थी, तो बाकी अन्य जगह क्या स्थिति रही होगी, सोच लीजिए। इन्होंने अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही बंगाल के एक बड़े हिस्से में ब्रह्म समाज को फैला दिया। लेकिन ब्रह्म समाज की जिस उदारता के कारण वो उसका डेवलपमेंट कर रहे थे, वही उदारवाद, कहते हैं कि इनके उदारवाद के कारण ही शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, पारसी या चीनी धर्म की पुस्तकों का पाठ क्या किया जाने लगा, इन सभाओं में होने लगा। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे चीनी हो, सभी की धार्मिक पुस्तकों का पाठ इनकी सभाओं में होने लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज को देखा। ब्रह्म समाज के न्यासी के हैसियत के से जब इस तरीके के कर्तव्यों को देखा कि इस तरीके के कर्तव्य ब्रह्म समाज में हो रहे हैं, कि ईसाई पाठ हो रहा है, मुस्लिम, पारसी, चीनी सभी धार्मिक पुस्तकों का पाठ हो रहा है, तो एक न्यासी की हैसियत से उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने यहीं से एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसे नाम दिया आदि ब्रह्म समाज। एक वृतांत और भी है कि केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री, जो कि काफी अभी छोटी थी, उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था। यानी कि बाल विवाह का विरोध करते समय खुद की पुत्री का विवाह, यानी कि बाल विवाह कर देना 12 वर्ष की अवस्था में कूच बिहार के राजा से कर दिया, जिससे ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। दो विचार हैं, दोनों को ही याद रखेंगे कि भाई नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे, और जिस चीज का विरोध कर रहे थे उसी के चपेट में ही आ गए। यानी बाल विवाह का विरोध करना और खुद की बेटी का विवाह बाल विवाह कर देना, यह थोड़ी सामाजिक रूप से असमानता की स्थिति थी। उस समय के लोगों को सही नहीं लगा। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन, हम पाएंगे कि 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया गया। अब जब यहां से अपदस्थ हो गए, तो यहीं से हमने कहा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। आदि ब्रह्म समाज क्या की स्थापना की? किसकी? आदि ब्रह्म समाज की। अब
सवाल उठता है कि जो आदि ब्रह्म समाज है ये क्या है। तो ब्रह्म समाज से जो टूटा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, वही आदि ब्रह्म समाज है। इसे ही यदे कदे या कहीं या आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है। ब्रह्म समाज से टूट गए, लेकिन ब्रह्म समाज जो होगा वो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ही वो ब्रह्म समाज ही कहा जाएगा। ठीक है। अब यहां से सवाल जो बन सकता है वो ये कि ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर किसके समय स्थापित हुई या किसका योगदान ज्यादा था। बंगाल से बाहर स्थापित हुई तो कहां कहां? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास। फिर यहां से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने जो स्थापित किया वो क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज। और बाद में आगे चलकर यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। और जो ब्रह्म समाज था वो किसके नेतृत्व में? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में हम पाते हैं कि वो ब्रह्म समाज ही कहलाया। और इसमें सामाजिक सुधारों के अतिरिक्त हम पाएंगे कि स्त्रियों की मुक्ति, मद्य निषेध और दान देने पर अधिक बल दिया गया। ठीक है। हम पाते हैं कि 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भी कहां चले गए? इंग्लैंड गए। और वहां से लौटने के बाद 1872 ईस्वी में उन्होंने सरकार को समझा बुझाकर एक एक्ट पारित कराया। और उस एक्ट का नाम था ब्रह्मा विवाह एक्ट। तो ब्रह्मा विवाह एक्ट जो पारित करवाया, जिसके द्वारा ब्रह्म पद्धति से हुए विवाहों को क्या की गई? कानूनी मान्यता दी गई। तो लिख लेंगे कि 1870 में इंग्लैंड गए। ब्रह्मा मैरिज एक्ट। कौन सा? ब्रह्मा मैरिज एक्ट। कब? 1870। क्या करते हैं ये? आते हैं कब? 1872 में। और 1872 में ही ये ब्रह्मा मैरिज एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म पद्धति से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। कानूनी मान्यता दी जाए। ठीक है। तो ब्रह्मा मैरिज एक्ट क्या है? कि ब्रह्म पद्धति से विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। कब पारित हुआ? 1872 में। किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के। ठीक। यहां सवाल ये हो सकता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं 1878 में ब्रह्म समाज में एक बार पुनः फूट पड़ गई। यानी अब ये ब्रह्म समाज कौन सा था? ये आदि ब्रह्म समाज, जो इनके नेतृत्व में बना था, जो आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। इसमें हम पाते हैं कि कब? 1878 में फूट पड़ गई पुनः। अब जब फूट पड़ गई
तो मुद्दा वही था कि अपनी जो पुत्री है उसका विवाह कुछ बिहार के राजा से करते हैं। 2 बार फूट पड़ा और दोनों का अलग अलग कारण। ठीक, यानी कि जो बातें हैं वो एकदम सत्य हैं कि एक बार फूट पड़ा, क्योंकि ब्रह्म समाज में हम पा रहे हैं कि चीनी, ईसाई, मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ है उनका भी उद्वाचन शुरू हुआ। इसलिए 89 की हैसियत से देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, आचार्य की पदवी से हटा दिया। तो इन्होंने क्या किया, फिर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। और भारतीय ब्रह्म समाज में तब फूट पड़ गई जब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से कर दिया। और जो विवाह किया भी वो कैसी, वैदिक रीति रिवाज से पूरा। इस कारण भारतीय ब्रह्म समाज से कटकर 1878 में एक आदि ब्रह्म समाज बना। 1878 में कौन, भारतीय ब्रह्म समाज से हटकर कौन बनता है, साधारण ब्रह्म समाज। कौन बनेगा, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, लिख लेंगे। और ये साधारण ब्रह्म समाज जो था, इसमें कौन कौन है, तो कहेंगे आनंद मोहन बोस हैं इसमें एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति के रूप में हम पाते हैं कि शिवनाथ शास्त्री हैं। ठीक, तो शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री और ए एम बोस, ए एम बोस या ए एन बोस, आनंद मोहन बोस, ए एम बोस। ठीक है, ए एम बोस और शिवनाथ शास्त्री लिख लीजिएगा। यहाँ कट रहा होगा तो ध्यान लिख लीजिएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज से जो ब्रह्म समाज बना 1878 में, उसे साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं। और इसके जो फाउंडर थे वो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो कुछ एक चीजें और मिलेंगी। क्या, कि आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन के रूप में था। कौन, मैंने कहा कि ईसाई मिशनरियों के तर्ज पे थे। कौन, राजा राममोहन राय। तो पहला मिशनरी आंदोलन था और केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे। ध्यान रखिएगा कि पहला मिशनरी आंदोलन, और पहला मिशनरी के रूप में कौन, तो केशव चंद्र सेन, ना कि राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना है, मिशनरी आंदोलन के रूप में बनाने में राजा राम मोहन राय का हाथ था, लेकिन मिशनरी के रूप में जो पहली बार नियुक्ति हुई किसकी हुई, केशव चंद्र सेन की हुई। इसी वजह से हम पाते हैं कि बंगाल में अकेले 65 शाखाएं, और बंगाल से बाहर यूपी, पंजाब और मद्रास में भी इसकी शाखाएं क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि जो मिशनरी आंदोलन होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रमणशील होते हैं। ये धर्म का प्रचार प्रसार करते करते रहते हैं और चारों तरफ क्या करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने में भ्रमण करते हैं। तीनों ही समाजों में इनकी तरह कोई प्रमुख नेता उत्पन्न नहीं हुआ, अतः इनके बाद इनकी परंपरा के वाहक कम मिलते हैं। इसके बाद जो समाज हमें डिस्कस करना है वो है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी, और वेद समाज के जो संस्थापक थे वो थे के श्रीधरालु नायडू। कौन थे, के श्रीधरालु नायडू। इस समाज की स्थापना की प्रेरणा यहाँ के लोगों को केशव चंद्र सेन से मिली थी। और जो वेद समाज है जो मद्रास में स्थापित हुआ, इसे दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा गया है, या दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के रूप में भी उसको जाना जाता है। इसको हटाते हैं, जरा उस पे आ जाते हैं। वेद समाज, ठीक है, वेद समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कब स्थापित हुआ, 1864 में। और कहां हुआ, तो मद्रास में। ठीक है, पहली चीज कि यह किसकी प्रेरणा से मद्रास में स्थापित हुआ है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से।
ठीक है। दूसरी चीज, इसके संस्थापक कौन थे? के श्री धरालू नायडू। ये क्या है? ये इसके फाउंडर हैं, के श्री धरालू नायडू। अब यहां लिखा गया कि मद्रास में स्थापित 1864 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। होता क्या है कि 1864 में केशव चंद्र सेन मद्रास गए और वहां के लोगों को एक वेद समाज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जब वहां के लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया तो इसके प्रारंभिक नेताओं में हम पाते हैं कि एक नेता है वी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्यम रेड्डी या चट्टी, कहीं कहीं मिलेगा कि पी सुब्रमण्यम चट्टी, शिवनाथ मुदलियार, ये प्रमुख नेता थे। ठीक, इन प्रमुख नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और वो इस संगठन के जो वास्तविक संस्थापक हैं के श्री धरालू नायडू, इनसे भी मिलते हैं। ठीक है, और वेद समाज की स्थापना वहां पे क्या की जाती है? कर दी जाती है। ठीक, और इसके कर्ता धर्ता के रूप में के श्री धरालू नायडू को नियुक्त किया जाता है। इन्होंने, यानी के श्री धरालू नायडू ने कलकत्ता की यात्रा भी की। कलकत्ता की यात्रा भी की। ठीक है, यानी कि ये केशव चंद्र सेन के साथ वहां से मद्रास से कलकत्ता आए ताकि वो ब्रह्म समाज को जो देख सकें और उसके प्रारूपों को क्या करें, ग्रहण कर सकें। ठीक, तो हम पाते हैं कि वहां ब्रह्म जो आंदोलन का ये पहुंचकर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो लिख सकते हैं कलकत्ता की यात्रा भी की तथा ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन भी किया। अब ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन क्या, उसका प्रारूप क्या है, मुद्दे क्या है, किस तरीके की चीजों से सामाजिक या धार्मिक बदलाव लाने की जो बात की जा रही थी, उस सारी चीजों को यहाँ पे इन्होंने स्पष्टतः देखा, समझा। ठीक है, और मद्रास लौटकर 1871 ईस्वी में ये वेद समाज को दक्षिण भारत का वेद समाज कहते हैं। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है, इनके साथ एक जो सबसे अच्छी चीज थी वो यह थी कि इन्होंने जब कलकत्ता की यात्रा की, ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन किया, उस अध्ययन में इन्होंने एक चीज शामिल की कि ब्रह्म समाज के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, जो निकाली गई थी, उन पुस्तकों का इन्होंने तमिल और तेलुगु में अनुवाद भी किया। ठीक है, किसने? के श्री धरालू नायडू ने क्या किया? ब्रह्म समाज की पुस्तकों का इन्होंने तेलुगु और तमिल भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक, महाराष्ट्र का जो धर्म सुधार है या महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार है, उस आंदोलन के अग्रदूत जयशंकर सेठ या बाल शास्त्री या विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलूकर, यहां
हम पाते हैं कि पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज बाल शास्त्री के रूप में या बाल शास्त्री थे। बाल शास्त्री ने 1837 में एक मुंबई दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन, ये दो पत्रों का ये संपादन करते हैं। यहीं से पहली बार हमें महाराष्ट्र में सुधार की गुंजाइश जो होती है वो दिखाई पड़ती है। यानी कि महाराष्ट्र में धर्म सुधार के अग्रदूत के रूप में भले हम कहते हैं कि जो अग्रदूत था वो कौन था? जगन्नाथ शंकर सेठ। फिर हम पाते हैं कि जगन्नाथ शंकर सेठ के बाद बाल शास्त्री हैं, और बाल शास्त्री को हमने कहा कि 1837 ईस्वी में ये मुंबई दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन नामक जो पत्र को क्या किया, इन्होंने निकाला, उसका संपादन किया। लेकिन सामाजिक रूप से अगर एक संगठित होकर पूरी तरीके से, जिस तरीके का एक मिशनरी कार्य होता है, जैसे एक समाज को गठित करना, संगठित होकर सामाजिक रूप से, उस तरीके की अगर किसी संस्था की बात अगर मैं महाराष्ट्र की भूमि पे तलाश करूं तो मुझे मिलता है परमहंस मंडली। एक संस्था महाराष्ट्र के अंदर जो व्याप्त थी वो थी परमहंस मंडली। यह 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग और एक अन्य व्यक्ति हैं उनके सहयोगी बालकृष्ण जयकर, उनका नाम था बालकृष्ण जयकर, और बालकृष्ण जयकर के जो एक सहयोगी थे वो थे दादोबा पांडुरंग। इनकी सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की जाती है, और यह परमहंस मंडली जो स्थापित हुई उसने एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर खुद को आधारित रखा। इनका मूल था एकेश्वरवाद की स्थापना, इनका मूल था कि विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व ही हमारा परिवार है। उसी अवधारणा पे ये बल देता हुआ दिखाई देगा। साथ ही वेद समाज या इसके पूर्व आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज या साधारण ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज की जो अवधारणा एकेश्वरवाद की थी, उसको भी महाराष्ट्र के परमहंस मंडली ने ग्राह्य किया। ठीक है, हम पाएंगे कि परमहंस मंडली की पॉजिटिव चीजों के साथ साथ कुछ निगेटिव चीजें भी रही। परमहंस मंडली का आंदोलन एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। बाद में हम देखते हैं कि उसने कई अनुष्ठान ईसाइयों के नकल किए। स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत न करना और ईसाई धर्म के अनुष्ठानों का नकल करना, ये इसके लिए ठीक नहीं था। तत्कालीन जो जनता थी उसमें इसका प्रभाव कम पड़ा। 1860 होते होते यह मंडली समाप्त कर दी गई। आते हैं, देखते हैं जरा। महाराष्ट्र में धर्म सुधार 1837 और 1840 ईस्वी। ठीक, अब यहां पे मेन चीज यही है, इस पे ध्यान देना है। ये 1837 और ये 1840, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने कहा कि महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत, कभी पूछता है कौन है, तो जयशंकर
जगन्नाथ जगन्नाथ जयशंकर सेठ। जयशंकर सेठ, ठीक है। और हम पाते हैं कि इनके अन्य सहयोगी के रूप में बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री, बाल शास्त्री हैं, विष्णु शास्त्री हैं, ठीक। बाल शास्त्री हैं, विष्णु शास्त्री हैं और कृष्ण चिपलूणकर, ठीक है। अब हम पाते हैं कि यहां के पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा का जो प्रथम उपज है, तो कहेंगे कि जो पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन? और पाश्चात्य शिक्षा में भी कैसी शिक्षा? पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा, ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन थे? विष्णु शास्त्री थे, ठीक है। अब यहां से थोड़ी स्टोरी शुरू होती है कि 1837 में, ये जो तिथि दी गई है ना, ये इसीलिए दी गई है कि 1837 में इनके द्वारा एक पत्र का प्रकाशन किया गया था, और जिस पत्र का प्रकाशन किया गया 1837 में, उसका नाम था बंबई। इसलिए यहां ऊपर में मिलेगा बंबई, लेकिन लिखा नहीं गया बंबई दर्पण, बंबई दर्पण। और फिर हम पाते हैं कि 1840 में इनके द्वारा एक अन्य पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसको कहते हैं, जिसे दिया गया है दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन, ठीक। फिर हमने कहा कि ये महाराष्ट्र में आंदोलन की गति है। अब हम पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो आंदोलन को एक संगठित रूप देने का प्रयास किया, जिसने सबसे पहले, उसमें थी परमहंस मंडली, ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में जो भी धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ, वो धर्म में जो सुधार था उसी को लेकर था, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, मराठी जो थे उस समय से जागृत थे जब शिवाजी का आगमन हो चुका था, ठीक है। तो बहुत हद तक यहाँ राष्ट्रवाद की भावनाएं थी, बस उसे एक हवा देनी थी, ठीक। लेकिन इसको हवा देने के लिए जो एक सही संगठन की आवश्यकता होती है, उस संगठन के रूप में अगर हम जाएं टटोली चीजों को, तो हम पाएंगे कि उस संगठन के रूप में एक संगठन है कौन सा? तो हम पाएंगे कि कौन सा? परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली। अब परमहंस मंडली को जरा देखते हैं। तो मैंने कहा कि 1849-50 में क्या हुआ? आत्मारंग पांडुरंग ने क्या किया? बाल कृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से दो व्यक्तियों की सहायता लेते हैं। एक है बाल कृष्ण जयकर और दूसरे व्यक्ति हैं दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग, इनकी सहायता से ये परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। और परमहंस मंडली की स्थापना कहां की गई? तो की गई इसकी स्थापना मुंबई में।
मुंबई में। आरंभिक विचार के रूप में हमने क्या कहा? एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की भावना। एकेश्वरवाद कहां से ग्रहण किया गया? वही पुराना जो समाज था, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, वहीं से आया, या वेद समाज जो मद्रास में चल रहा था। अब जब ये संगठन शुरू हुआ तो यह एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व, क्या क्या? एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा को क्या किया गया? यहां पर इसी पर आधारित रखा गया। परमहंस मंडली का आंदोलन एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। ये क्या था? विफल था। तो ये विफल हुआ। क्यों विफल हुआ, जरा सा समझते हैं। तो कहते हैं कि यह आंदोलन स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। अब स्वतंत्र दार्शनिक आधार नहीं प्रस्तुत कर सका, और उसके पीछे और क्या कारण है? तो हम पा रहे हैं कि वह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों पर बहुत अधिक क्या करने लगा? नकल करने लगा। करने लगा। अतः जनता क्या करेगी? तो कहेंगे भाई कि अगर ईसाई धर्म के अनुष्ठानों का अधिक नकल करेंगे तो जनता पे इसका प्रभाव क्या पड़ा? कम पड़ा। जनता पे प्रभाव कम पड़ा। अब जनता के लिए ये किया गया था। 1860 ईस्वी में इस मंडली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब बात महाराष्ट्र में धर्म सुधार की हो रही है। अब महाराष्ट्र में जब धर्म सुधार की बात की जाती है तो महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत, जो सामाजिक आंदोलन है उनको शुरू करने का जो श्रेय है वो गोपाल हरि देशमुख को दिया जाता है। गोपाल हरि देशमुख की लोकप्रियता इतनी है कि इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी ये काफी क्या है? फेमस है या प्रसिद्ध है। ठीक, इन्होंने 1848 ईस्वी में हम पाते हैं, किसने? गोपाल हरि देशमुख ने 1848 में प्रभाकर नाम के एक साप्ताहिक पत्रिका में हम पाते हैं कि तत्कालीन जो चीजें हैं, यानी कि जो सामायिक, सामाजिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं, यानी कि सामायिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या, यानी कि तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं, उनको या उनके ऊपर इन्होंने प्रभाकर में कई लेख लिखे और उसे लोगों को जागृत करने का भी प्रयास किया। किसने? गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना गया है। इनके जो लेख थे उनको सते पत्र के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? सते पत्र। लोक हितवादी समाज सुधार की सक्रिय एक प्रतिपादक के रूप में रहे हैं। ये प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो आंदोलन थे उनसे भी लोक हितवादी ने खुद को क्या किया? जोड़ा। 1878 ईस्वी में गीता तत्व और एक अन्य इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी जिसका नाम था सुभाषित, इनका प्रकाशन किया गया। इन्होंने, यानी कि लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख ने, हम पाते हैं कि जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक एक पुस्तक अन्य लिखा था।
तो ये सामाजिक रूप से एक ज्वलन सुधारक के रूप में नजर आते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र की भूमि पर। तो जरा लिखते हैं कि इनके अलावा अन्य व्यक्ति, ये आप नोट कर लीजिएगा। परमहंस मंडली मेन फाउंडर, तो हमने कहा इनके मेन फाउंडर कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। इनके अन्य दो सहयोगी हैं बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। फिर हमने कहा स्थापना मुंबई, अवधारणा एक ईश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की है। फिर यह आंदोलन अपने मूल में विफल था क्योंकि यह स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया और ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की क्या करता था? नकल करने के कारण इसे जनता पर भी इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कम पड़ता है। इसलिए 1860 तक आते आते इस मंडली की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। हाँ, इसके बाद एक अन्य व्यक्ति जो कि कहते हैं जिसे श्रेय दिया गया महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का, उसे का नाम था गोपाल हरि देशमुख, जिसकी भी हमने चर्चा की थी। आइए जरा गोपाल हरि देशमुख को देखते हैं। यहीं लिख लेते हैं, कहीं स्लाइड है नहीं तो महाराष्ट्र में अन्य सुधारक के रूप में उनको लिख लेते हैं। ठीक, इनका एक अन्य नाम लोकहितवादी, ये पूछ चुका है कि लोकहितवादी के नाम से कौन मशहूर है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। दूसरी चीज, अब यहां से ये समझना होगा कि इन्होंने किन किन साप्ताहिक पत्रों का क्या किया? प्रकाशन किया। तो कहते हैं कि 1848 में प्रभाकर, किसका? प्रभाकर का संपादन, ठीक है, किसका संपादन? प्रभाकर का संपादन। और इसमें जो सामायिक मुद्दे थे, सामाजिक व राजनीतिक, उन्हीं पर लेख लिखा गया। ठीक, और इनके जो लेख था उसका जो एक निबंध, जो एक डाटा पूरा तैयार किया गया, इनका पत्र का जो आलेख था, उनको सतह पत्र भी कहा जाता है। इनके लेख संकलन को सतह पत्र भी कहा जाता है। इनका अन्य जो प्रकाशन रहा, उनमें एक अन्य पुस्तक जो थी 1878 ईस्वी में जो प्रकाशित की गई, गीता तत्व और सुभाषित। गीता तत्व व सुभाषित का प्रकाशन किया। ठीक है, गीता तत्व और सुभाषित का। इसके अलावा इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए, उसकी आलोचना के लिए, यानी जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए, ये जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखते हैं। जाति व्यवस्था की आलोचना किस पुस्तक में? जाति भेद नामक पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा प्रार्थना समाज। ठीक है,